हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर को पढ़ के समाप्त किया था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री में क्या क्या सवाल एग्जाम में बन सकते हो। वैसे ऑफिशियल रूप से तो प्रधानमंत्री की कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं होती है हमारे संविधान में, लेकिन वास्तविक प्रधान हमारे देश का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर जब भी हम संवैधानिक प्रधान की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान की बात अगर करते हैं तो हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है आर्टिकल 74(1) में, और उसी में प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री पद का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अगर पूछा जाए आपसे, तो अनुच्छेद 74(1) में इसका प्रावधान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 74(1) में आपका किसका प्रावधान किया गया? प्रधानमंत्री पद का। तो प्रधानमंत्री पद का प्रावधान आपका अनुच्छेद 74(1) में किया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री बन कौन सकता है? ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर आपसे पूछे कौन करता है, तो ये चुने नहीं जाते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा होती है? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आज से ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री पद के लिए आप वोट नहीं देते हैं, आप जो वोट देने जाते हैं वो सांसद को वोट देते हैं। ठीक है, किसके लिए वोट देते हैं? सांसद के लिए, लोकसभा में। ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि वो चुन के आते हैं। पहली चीज, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? ठीक है, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि प्रधानमंत्री आपका कौन बन सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कोई सांसद या सांसद बनने की जो योग्यता रखता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन बन सकता है भैया? या तो कोई सांसद या सांसद बनने की योग्यता रखने वाला। ठीक है, योग्यता रखने वाला। चीजें क्लियर है? तो भैया देखिए, चाहे कोई सांसद या सांसद बनने की अगर कोई योग्यता रखने वाला है तो वो क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। अब ये देखिए, सांसद कौन कौन सांसद हो सकते हैं? वो लोकसभा में सांसद हो, ठीक है, वो राज्यसभा में सांसद हो, वो चाहे मनोनीत सांसद ही क्यों ना हो। ठीक, मनोनीत। तो ये इसमें देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनने में चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, एक और कर लीजिए यहां पे निर्वाचित। चीजें क्लियर हो गई? तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जैसे आपका लोकसभा का जब चुनाव होता है, कौन सा चुनाव होता है भैया? लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, तो जब लोकसभा का चुनाव होगा, सारे सांसद जो चुन के जाएंगे वो अपने संसदीय दल का एक नेता चुनते हैं। अब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुआ है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? जिनकी सीटें सबसे ज्यादा आई है, राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए क्या करेंगे? आमंत्रित करेंगे। यहीं पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां प्रभाव दिखाती हैं कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, भारतीय संसद में अगर किसी भी दल को आपके बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये राष्ट्रपति के विवेक पे है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए बुलाती है। समझने के लिए देखिएगा भैया, इसको समझिएगा। मान लीजिए ये आपका यूपीए है और ये आपका एनडीए है। ये एनडीए कौन सी है? जो भाजपा के नेतृत्व में जितने गठबंधन होते हैं उसको एनडीए कहते हैं, और जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें बनती है उसको हम लोग यूपीए कहते हैं। अब मान लीजिए दोनों को ही बहुमत नहीं प्राप्त होता है, इन दोनों को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? अब राष्ट्रपति का रोल आएगा। जो कहा जाता है कि राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टाम्प है, तो भैया नहीं है, सबका टाइम आता है। ठीक है, गाना सुनते ना, अपना टाइम आएगा। तो ये दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना कि जिसका टाइम ना आए, आपका भी टाइम आएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का टाइम आता है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति को एकदम स्टाम्प रबर बना के काम करवाते, तो यहाँ भैया पूरा बदला लेता, कहेगा अब बताता हूं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ लोकसभा में,
ठीक है, या तो यूपीए गठबंधन है या एनडीए, दो ही गठबंधन लड़ते हैं चुनाव, आप सबको पता है। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो वो चाहे यूपीए और चाहे एनडीए किसी को भी सरकार बनाने के लिए क्या करेगा, आमंत्रित करेगा। ये किसका अधिकार है, राष्ट्रपति के। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो यूपीए वाले को बुलाता या एनडीए वाले को। अगर बहुमत नहीं है तो, अगर बहुमत है तो जिसकी बहुमत है वो सरकार बनाएंगे अपनी। चीजें क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यही पे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां काम करती है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति चुना किसको जाए, मान लीजिए किसी की सरकार बननी है तो प्रधानमंत्री चुनना है, अगर प्रधानमंत्री किसी को भी चुना जा सकता है। ठीक, मुझे आपको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अगर वो पार्टी चाहे, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, तो एक आम नागरिक को, वो चाहे आप हो सकते हैं, चाहे मैं हो सकता हूं, या कोई भी इंसान हो सकता है, भारत कोई भी नागरिक हो सकता है, उसको क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते वो सांसद बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, मान लीजिए कि वो सांसद है और उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, कोई बात नहीं। किसी को भी अगर सांसद बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी। संसद की सदस्यता क्या करनी होगी, हासिल करनी होगी। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो, मान लीजिए कि संसद का सदस्य ही ना हो, मतलब सांसद ही ना हो, जैसे आप एज्यूम कर लीजिए कि हम हैं, हम किसी भी सांसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, में सदस्य नहीं है, लेकिन जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं वो हमको क्या कर सकती हैं, प्रधानमंत्री बना सकती हैं, बशर्ते अगले 6 महीने के अंदर मुझे चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। वो चाहे मैं निर्वाचित होके बनूं या मनोनीत होके बनूं, ठीक है, बशर्ते ये है कि संसद में हमको सदस्यता ग्रहण करनी ही होगी 6 महीने में, अदरवाइज प्रधानमंत्री के पद से आपको हटा दिया जाएगा या आपकी सरकार गिर जाएगी, अगर आप नहीं बनते हैं तो। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। तो या तो जैसे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें आप सांसद बन के आ गए, अगर नहीं बन के आए हैं तो 6 महीने के अंदर आप संसद के सदस्य बन जाइए और आप अपने पद पे बरकरार रहेंगे। चीजें क्लियर हो गई। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं भैया। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो देखिए प्रधानमंत्री की अगर शक्तियों की बात करें तो वह देश का वास्तविक प्रधान होता है। देश का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। ठीक, संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो भैया देश का संवैधानिक प्रधान हम लोग राष्ट्रपति को कहते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से हम लोग देखें कि शक्तियां किसके अंदर निहित हैं, तो वास्तविक रूप से सारी की सारी शक्तियां किसके अंतर्गत होती हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति का हकदार होता है या भारत का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भैया। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहां स्वेच्छा से नहीं कर सकता है, बल्कि किसके सलाह से करेगा, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहां पे भी प्रधानमंत्री को ही ये राइट है कि वो किसको मंत्री पद सौंपेगा या किसको मंत्री नहीं बनाएगा। तो राष्ट्रपति कहने के लिए है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है या मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वास्तविकता तो ये है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहता है उसी को मंत्री बनाया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री की ही शक्ति आती है। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है कि पोर्टफोलियो जो होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो या मंत्रालय का आवंटन कौन करता है, तो मंत्रालय या विभाग का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक, मंत्रालय
या विभाग का बंटवारा कौन करेगा भैया? तो कौन करेगा? मंत्रालय या विभाग का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से हम लोग किसको मानते हैं? राष्ट्रपति को मानते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाह पर ही बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा मंत्रालय और विभाग का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रालय और विभाग का बंटवारा भी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पे रहता है, प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रहता है, प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पे रहता है तभी तक मंत्रिपरिषद क्या करती है? काम करती है, या मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहता है। तभी तक मंत्रिपरिषद का आपके अस्तित्व रहता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहता है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? तो देखिए, प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पे बना है तभी तक मंत्रिपरिषद काम करेगी, मतलब सरकार काम करेगी। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद क्या होगी? स्वतः भंग हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री का उसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? स्वतः मंत्रिपरिषद क्या हो जी? खत्म हो जाएगी। चीजें क्लियर? देखिए, प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में क्या होता है? विश्वास प्राप्त होता है। तो प्रधानमंत्री अपने पद पे कब तक रह सकते हैं भैया? मान लीजिए मोदी जी हैं, तो मोदी जी अपने पद पे कब तक रह सकते हैं? मोदी जी अपने पद पे तब तक रह सकते हैं जब तक उनको लोकसभा में क्या है? विश्वास प्राप्त है। जिस दिन लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं होगा, उनको उनके पद से क्या किया जाएगा? पदस्थ कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का निश्चित कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यानी लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है, तभी तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद कब विकसित होती है? अगर कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी या स्वतः विकसित हो जाएगी। इसके बाद दोबारा चुनाव होंगे या किसी की दोबारा नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, बात आती है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि क्या प्रधानमंत्री तानाशाह है? क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भैया। ठीक है, तो क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? ऐसे क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? मेंस के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखते को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री क्या तानाशाह बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री तानाशाह कैसे बन सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के ऊपर कई सारे बंधन लगाए, जैसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा में इनको क्या होना चाहिए? विश्वास प्राप्त होना चाहिए। बिना लोकसभा में विश्वास के लोकसभा में इनको क्या होना चाहिए? विश्वास प्राप्त होना चाहिए। जब तक लोकसभा में विश्वास नहीं प्राप्त होगा ये प्रधानमंत्री पद पर रह नहीं सकते हैं। तो सभी को लेके साथ चलना ही पड़ेगा अगर लोकसभा में आपको विश्वास प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता है उस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद के निर्माण में क्या होती है? व्यवहारिक सीमाएं होती हैं। देखिए, बात करें शक्तियों की तो प्रधानमंत्री को काफी शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान के द्वारा काफी शक्तियां हैं, लेकिन उसे निर्वाचित तानाशाह नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि उसकी शक्ति पर अनेक सीमाएं हैं। प्रधानमंत्री अपने आप में एक तानाशाह बन सकता है, लेकिन बाकी राष्ट्रों के जैसा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी शक्तियों पे कई प्रकार की सीमाएं हैं। जैसे मंत्रिपरिषद निर्माण में व्यवहारिक सीमाएं होती हैं। पहली बात तो लोकसभा में विश्वास प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के निर्माण में क्या होती हैं? व्यवहारिक सीमाएं होती हैं।
निर्माण में व्यवहारिक सीमाएं होती हैं भैया, ठीक है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के निर्माण में क्या होती हैं, व्यवहारिक सीमाएं होती है। इसके अलावा भारत का जो लिखित संविधान है वो इसको तानाशाह बनने से रोकता है, ठीक है। लिखित संविधान, लिखित संविधान, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो इसकी शक्ति पे सीमा लगाता है। जैसे क्या हो गया कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री आप नहीं रह पाएंगे। मंत्रिपरिषद के निर्माण में जो व्यवहारिक सीमाएं होती हैं, ठीक है, उनके कारण भी प्रधानमंत्री पे एक प्रकार का अंकुश लगता है। इसके अलावा भारत का जो लिखित संविधान है वो प्रधानमंत्री को असीमित शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, चीजें क्लियर है। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होने के कारण भी प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। इसके अलावा स्वतंत्र प्रेस, ठीक है, स्वतंत्र प्रेस यानी पत्रकारिता, कि भैया यहां प्रेस वाले हैं कि आपका जीना दुहार कर देंगे, ठीक है, दुश्वार कर देंगे अगर आप अपनी सीमा लागेंगे। इसके अलावा विपक्षी दल जो हैं, ठीक है, उनका भी अपने आप में एक रोल है जिस कारण प्रधानमंत्री क्या नहीं हो सकते हैं, तानाशाह नहीं हो सकते हैं। अब देखिए भैया इन सारे चीजों को कि क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है, अब इसको हम लोग व्यवहारिक रूप में आज के हिसाब से देखते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। और विपक्ष की राजनीति में अगर हम देखें तो इस समय जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है देश का वो कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। तो विपक्षी दल क्या करने का काम करती है, प्रधानमंत्री पे अंकुश लगाने का काम करती है, विभिन्न माध्यमों से उनको देश के प्रति जवाबदेह बनाती है या जवाब देने के लिए विवश करती है। किसके द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा। अब देखिए विपक्षी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है, वर्तमान समय की बात करें, कि प्रधानमंत्री तानाशाह बन गए हैं। किस प्रकार बन गए, उनका लॉजिक क्या है। देखिए अभी हमने बताया कि तानाशाह बनने से रोकती कौन कौन सी चीजें हैं। तो रोकने में एक प्रमुख चीज आपकी है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्वतंत्र प्रेस। ये दो चीजें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री को किसी भी देश के तानाशाह बनने से रोकती, खासकर भारत में। लेकिन आजकल आप सबको पता होगा कि आपकी जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है इसके साख पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वहीं जो स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा है उस पे भी कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। तो इसलिए जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पे तानाशाह होने का आरोप वर्तमान समय में लगाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी नहीं है, स्वतंत्र प्रेस भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं। तो आपके हाथ में है चुनाव और जनमत, और इसके अलावा आप रोड पे चल सकते हैं। ये इतनी चीजें हैं कि आप लोगों को जगा सकते हैं ताकि प्रधानमंत्री जो है वो तानाशाह ना बन पाए। तो तानाशाह बनने से रोकने के लिए ये इतनी सीमाएं दी गई हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट में कंक्लूजन आप बताएंगे कि यद्यपि भारत के प्रधानमंत्री को काफी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसे निर्वाचित तानाशाह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी शक्तियों पे अनेक सीमाएं हैं। सीमाओं के अंतर्गत इन सारी चीजों को आप दिखा सकते हैं। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर सवाल बनता तो ये सवाल आपका हो सकता है। चीजें क्लियर हो गई। तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, कौन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इन सारी चीजों के बारे में, क्या भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अगले क्लास में मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर आज आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। जय हिंद।